हेलो नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा में। जैसा कि हमने कल की क्लास में नंबर्स के बारे में जाना था और उसमें हमने पढ़ा था सम संख्याएं, विषम संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। आज जो बचे हुए नंबर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? देखिए, वे संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर हों। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स हों। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वे नंबर जिनके केवल क्या हों, दो ही फैक्टर्स हों, वे नंबर्स क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। देखें, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखें, अगर हम 1 का देखें तो इसका ओनली कितने फैक्टर्स हैं? 1 है। और 2 के देखें तो कितने हैं? एक तो 1 है और एक क्या है? 2। यानी यहाँ टोटल इसके जो फैक्टर हुए वो कितने हुए? 2 हुए। इसी तरीके से अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 और 3। 4 के कितने हैं? 1 2 और 4। इसी तरीके से 5 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 और 5। 6 के कितने होंगे? 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6। 7 के देखेंगे तो यहाँ होते हैं 7 के फैक्टर्स 1 और 7। 8 के होते हैं 1 और 2 4 और 8। इसी तरीके से इनके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन हम समझना है ये है कि देखा हमने 1 के ओनली फैक्टर्स कितना है? 1 है। तो ये तो इस कैटेगरी में आएगा नहीं, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 2 को देखते हैं तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर्स है। इसी तरीके से 3 भी प्राइम नंबर्स है। लेकिन अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 क्या है? इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। और 5 के कितने हैं? 2 हैं, ये प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से अगर 6 को देखें तो ये भी प्राइम नंबर्स नहीं है। देखिए, तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। चलिए, इससे आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें। देखें, अभी हमने देखा था कि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर था वो कितना था? 2 था। तो यहाँ हमने लिखा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम तथा इवन नंबर है। केवल एक दो ही ऐसा नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर भी है और क्या है? इवन नंबर भी है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 ही सबसे छोटी प्राइम नंबर है। 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर की, 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 15। इसी तरीके से 50 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 10। अगर हम बात ये करें कि कुल 1 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होंगे, तो वो कितने होंगे? काउंट कर सकते हैं। 1 से 50 तक कितने हैं? 15 हैं। और 50 से 100 तक कितने हैं? 10 हैं। तो हम कहेंगे कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हुए? 25 होते हैं। का स्क्रीनशॉट लें।
फिर आगे और समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। देखें अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितनी भी अभाज्य संख्या दे रखी हो और उसमें उसका हमें HCF निकालना हो तो इसका HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें 3, 7, 11 और मुझे इसका HCF निकालना हो तो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है इसलिए हमें इसका डायरेक्टली आंसर क्या देना है? 1 देना है। इसी प्रकार किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स का एलसीएम, किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, उन संख्याओं का आपस में गुणा होता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स का 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा? उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई होगा। और देखें का एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे समझते हैं। इसी में एक होती है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट को बोलते हैं हिंदी में त्रिक अभाज्य। इसका क्या मतलब है? देखें, ऐसी कोई भी 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जिनमें 2 का डिफरेंस हो। देखें जैसे 3, 5 और 7 क्या है? 3, 5, 7 ओनली एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। इसके बाद हम लेंगे तो ऐसा हमें कोई सीक्वेंस नहीं 3 नंबर में मिलेंगे जिसमें क्या हो कि 2 का डिफरेंस आ रहा हो। 3, 5, 7 इससे आगे हम देखना चाहें, देखिए 7, 11 और 13 को हमने देखा तो यहाँ कितना आ रहा है इसमें डिफरेंस? 4 का आया। इसमें भले ही कितने का? 2 का है। तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है, केवल और केवल एक ही क्या है? प्राइम ट्रिपलेट है, जो है 3, 5, 7। यहाँ आप लिख सकते हैं केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है। प्राइम ट्रिपलेट है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखें, यदि संख्या x + 2 x + 5 एक अभाज्य संख्या है तो x का संभव मान क्या होगा? संभव मान क्या होंगे? क्वेश्चन है, यदि संख्या x, x + 2, x + 5 एक अभाज्य संख्या है तो x का संभव मान क्या होगा? देखें, या हमने देखा कि x का मान अगर हम क्या रखते हैं, अगर हमने x का मान क्या रखा? 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? ये 2 और 2 कितने हुए? 4। और ये कितना होगा? 2 और 2 कितने होंगे? 7। तो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये अभाज्य संख्या है, बट ये क्या नहीं आएगा? 4 जो नंबर है वो क्या नहीं है? एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ? ऐसा इसका कोई भी संभव मान नहीं है जिससे क्या हो x की वैल्यू रखने पर ये क्या आ जाए? एक अभाज्य संख्याएं आए सभी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोई भी ऐसा मान नहीं है, एक भी नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ इसका आंसर? कोई नहीं है। इसमें मैं क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि संख्या x + 1
एक्स प्लस टू एक अभाज्य संख्या है तो एक्स के संभव मान ज्ञात करने हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू ली 2 और 2 में एक जोड़ा कितना आया 3 और यहाँ 2 और 2 कितना हुआ 4। यहाँ 3 लेते हैं यानी संख्या एक्स प्लस वन और एक्स प्लस तीन एक अभाज्य संख्या है तो एक्स का समम मान क्या होगा 3 और यहाँ रखेंगे 2 और 3 कितना हुआ 5। यानी क्या आंसर आएगा इसका ओनली एक ही मान आएगा जिस पे क्या होगा देखो 2 और 1 3 और 3 और 2 कितने हुए 5 हुए। यानी कि एक नंबर तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक कितना आएगा 3 आएगा और एक कितना आएगा 5 आएगा। ये तीनों ही नंबर्स कैसे हैं अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से इसमें जो वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में वो पूछा है एक्स का संभव मान क्या होगा तो ओनली इसमें एक्स का संभव मान क्या आएगा एक ही आएगा यानी एक्स की वैल्यू वो भी कितनी आएगी एक्स का मान होगा 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं ऐसी कोई दो अभाज्य संख्याओं के जो अभाज्य संख्याएं ऐसी कोई दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो, जिनमें क्या हो 2 का डिफरेंस हो। ऐसी कोई दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का डिफरेंस हो वे नंबर्स क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे हमने लिया 3,5 कितने का डिफरेंस है उसमें 2 का डिफरेंस है। और देखें जैसे मैं लेता हूँ 5,7 जैसे और क्या हो सकते हैं जैसे मैंने लिया 9 और 11 लिया। इसी तरीके से ले सकते हो 17 × 19 और भी इसी तरह से ले सकते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनमें क्या हुआ 2 का डिफरेंस होगा वे और भी क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट समझते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर यानी ये क्या होती हैं सह अभाज्य संख्या होती हैं। देखें को प्राइम नंबर्स यानी ऐसे कोई भी दो नंबर्स ऐसे कोई भी दो नंबर दो संख्याएं ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स ऐसे कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना कोई भी दो संख्याएं, जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर्स क्या हों प्राइम नंबर हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है कि जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनमें उनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स क्या हों प्राइम नंबर हो। जैसे समझते हैं जैसे मैंने लिया 2,3 अगर 2 और 3 का हम HCF देखते हैं तो कितना आ रहा है इसका HCF 1 ही तो आ रहा है तो ये क्या होगा 1 होगा। जैसे मैंने लिया 6 और 7 इनका HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो ये क्या होगा को प्राइम पेयर होगा। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ 8 और 9 इसका HCF कितना है 1 है तो ये क्या होगा को प्राइम पेयर नंबर्स होंगे दोनों। देखो यहाँ हमने 8 और 9 लिया है, क्या ये 8 और 9 प्राइम नंबर्स हैं नहीं है प्राइम नंबर्स, लेकिन फिर भी ये क्या है इनका HCF 1 होने की वजह से ये क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है। चलिए इसकी और आगे थोड़ी प्रॉपर्टी को समझते हैं। कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं। जैसे कोई भी दो लगातार नंबर्स लें, जैसे हमने लिया 5 और 6 लिया, 101, 102 लिया,
क्योंकि इसका हमेशा जो लगातार नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसी वजह से दोनों नंबर्स क्या होंगे, लगातार वाले हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हमेशा को प्राइम होंगी। कोई भी दो अभाज्य संख्या हमेशा को प्राइम होंगी। क्यों होंगी को प्राइम नंबर? क्योंकि अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। कॉमन फैक्टर ना आने की वजह से उनका एचसीएफ हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो देखें, जैसे एग्जाम्पल लिया एक, हमने लिया 3,7। 3,7 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एचसीएफ इनका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए इसका जो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। और भी कई नंबर्स ले सकते हो, 11 लिया और हमने क्या लिया, 29 लिया, ये भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है हिंदी में, भाज्य संख्या जिसमें भाग जाए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स का। यानी कैसे, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइम नंबर्स की, वो हमने ये पढ़ी थी कि ओनली क्या होनी चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए। इसका ये क्या है, अपोजिट है। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे वे संख्याएं, वे संख्या जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वे क्या कहलाती हैं, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। देखें समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर्स हमने लिए। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं कौन सा नंबर क्या है इसमें। देखिए, हम एक को देखें तो एक का ओनली कितने फैक्टर्स आए, 1 आए। दो के देखें तो हमने क्या आए, अभी जैसे हमने पिछले जो हमको प्राइम नंबर समझ रहे थे उसमें समझा था, ऐसे 3 के हमने देखे तो क्या है, 1 और कॉमा 3। इसी तरीके से 4 के अगर हम देखें तो 1, 2 और ये कितना, 4 आया। 5 के कितने आए, 1 और 5। 6 के कितने, 1, 2, 3 और ये 6। इसी तरीके से अगर हम 7 को देखें तो कि 7 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 1,7। चलिए इतने से ही समझ लेते हैं। यह हमने देखा क्या जो 1 है इस कैटेगरी में आया, नहीं आया, क्योंकि इसका तो ओनली कितना फैक्टर्स हैं, एक ही है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो ना तो ये कंपोजिट नंबर्स में आया, ना किस में आया, ये प्राइम नंबर्स में आया। इसी तरीके से हम 2 को देखें तो 2 तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो क्या है, दो फैक्टर्स हैं, तो किस में गया, प्राइम नंबर्स में गया। इसी तरीके से अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 भी इसमें नहीं है, प्राइम नंबर्स में था। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने देखा जो क्या है, कंपोजिट नंबर, वो कितना है, 4 है। इसके बाद कंपोजिट नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। कितना है, 4 है। बच्चे गलती ये करते हैं कि इसे कभी कभी 2 को कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं, लेकिन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। चलिए अब इसमें हम समझते हैं, इसमें अब आगे ये समझते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हमें डायरेक्टली कैसे पहचानना है, कैसे जज करना है कि वो एक प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो उसके लिए नोट करें, यहाँ हेडिंग लगाएं, प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को पहचानने का तरीका।
देखें, तो इसके लिए स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, दिए गए नंबर के आसपास ऐसा नंबर ढूंढते हैं या ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या करना है, सबसे पहले दिए गए नंबर्स के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो क्या हो, एक परफेक्ट नंबर हो। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, निकालते हैं। उस नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्टेप थर्ड क्या करेंगे, स्टेप थर्ड ये करते हैं कि जो स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट तक के केवल प्राइम नंबर्स से दिए गए नंबर में डिवाइड करके चेक करते हैं। एक बार समझते हैं जो हमने मेथड लिखा है। मेथड है, दिए गए नंबर के आसपास ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। उसके बाद क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम क्या निकाल लेंगे, एक स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में स्क्वायर रूट तक के केवल जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से हमें क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड देके चेक करना है। अगर वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड जाता है उसमें, तो वो नंबर्स क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा या कोई और नंबर होगा। अगर इसमें डिवाइड नहीं जाता है किसी भी नंबर से, तो वो नंबर्स क्या होगा, वो प्राइम नंबर्स होगा। चलिए इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे चेक करना है 141। हमें चेक करना है कि 141 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला जो काम मैंने बताया था आपको, ये करना है कि 141 के आसपास ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमें देखा कि इसके आसपास होता है 144, जो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद हमें ये देखना है ये किसका स्क्वायर होता है, यानी ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो थर्ड स्टेप, इससे लास्ट जो स्टेप हमें करना है वो देखना है कि 12 तक के ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड देके करना है चेक इस नंबर्स को। अगर तो देखते हैं 12 तक के नंबर्स देखें, तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किससे चेक करेंगे, इसे 2 से चेक करके देखेंगे। किससे चेक करेंगे, 2 से जब चेक करोगे तो लास्ट में जब क्या है 1 है, तो 2 से डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है। फिर हमने देखा, इसके बाद हम किससे चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे इसे 3 से। क्या 3 से ये डिविजिबल है, देखिए। तो 3 का रूल याद करें, 1 और 1 2, 2 और 4 कितने हुए, 6। यानी कि 6 में क्या होता है, 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर है वो क्या होगा, वो 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। यानी इसमें 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ये क्या होगा, प्राइम नंबर्स नहीं है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 129 ले लिया। अब हमें चेक करना है 129 को। जब 129 को चेक करना है तो हमने देखा ये 129 के नियरेस्ट ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। तो 129 के नियरेस्ट हमने देखा तो किसका, 125 नहीं होता है। तो और इसके बाद फिर हमने देखा ये भी 144 के आसपास ही होता है। तो ये भी किसके स्क्वायर है, ये 12 का है। तो 12 तक की जितने भी क्या है प्राइम नंबर्स हैं उनसे से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा 2 से चेक किया इसको, क्या 2 से इसमें डिवाइड जा रहा है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो इसका मतलब 2 से तो नहीं कटेगा। फिर हमने देखा 3 से, हम 3 से चेक कर रहे हैं। तो ये देखो 2 1 3, 2 1 1 2 9, 2 1 कितने हुए, 3 और 9, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिया एक नंबर
171 को चेक करना है। किसे चेक करना है? 171। तो यहाँ देखेंगे, अब 171 नहीं, ये भी कटेगा, दूसरा नंबर लेते हैं कोई, यहाँ ले लेते हैं 173 ले लेते हैं। 173 लिया तो हमने देखा इस क्या 173 के आसपास ऐसा कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता हो? तो क्या होता है, हमने देखा 196 परफेक्ट स्क्वायर होता है 173 के आसपास। हाँ, ज़्यादा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे 173 से ऊपर नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 196 किसका होता है? ये होता है 14 का स्क्वायर होता है। इसका होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो हमने देखा अब हमें क्या करना है, 14 तक के जितने भी क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं उनसे इसको डिवाइड करके चेक करना है। और ये करना काफ़ी आसान है। अगर हम सारे नंबर्स को चेक कर देंगे 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये काफ़ी टफ पड़ता है। लेकिन अगर हम क्या करें, 14 तक के केवल प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे तो क्या होगा, हम पता कर लेंगे कि प्राइम नंबर्स है या नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आप इसे चेक करना। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब हम समझते हैं फैक्टर्स, और इसे बोलते हैं गुणनखंड और मल्टीपल और ये गुणज। फैक्टर, मल्टीपल और गुणज, इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन समझते क्या है इनको, हम ये समझ लेते हैं कि बात एक ही है, लेकिन ये बात एक ही नहीं है। इसको हम थोड़ा एक नंबर से लेके समझ लेते हैं क्या मतलब है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो कोई नंबर दिया है, वो किस किस नंबर से कट रहा है, वो क्या होगा, फैक्टर्स। और मल्टीपल का मतलब होगा, जैसे मैंने रखा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये किसके, दो के फैक्टर्स क्या क्या, दो के जो मल्टीपल हैं वो क्या हुए, 2 4 6, इस तरह से टेबल को पढ़ते आते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, मल्टीपल मिलते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, 16 नंबर ले लिया, तो 16 किस नंबर से कट रहा है, एक से तो हर एक नंबर कटता है, एक से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 4 से कटता है, 8 से कटता है, और किससे कटता है, 16 से कटता है। तो ये सभी 16 के क्या हुए, ये इसके सभी हुए गुणनखंड यानी फैक्टर्स हुए। अगर हम बात करें मल्टीपल की यानी गुणज की, तो 16 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 16 है, 16 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 48 आएगा, 64 आएगा। इसी तरीके से हम इसके कितने भी गुणज निकाल सकते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी तो लिमिट ही नहीं है गुणज की, तो गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पे बनते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो फैक्टर्स पे बनते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं, हम करेंगे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको समझते हैं फैक्टर्स के बारे में ना। देखिए, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वे सभी नंबर्स जो किसी दिए हुए नंबर्स को क्या करें, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे हमने 16 के देखे, 1 2 4 8 16 से पूरा पूरा जिसमें डिवाइड जा रहा है। या फैक्टर्स में क्या होता है कि एक से तो हर एक नंबर से डिवाइड जाएगा प्रत्येक नंबर में, और जो खुद है उससे भी डिवाइड जाता है। अब यहाँ एक ऐसे समझते हैं, देखिए मैंने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखो तो यहाँ पर हम बारी बारी से क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर्स देखो कितने आए, ओनली एक ही आया। इसका फैक्टर कितने आए, 1 2 के कितने होते हैं, 1 2, 3 के कितने होते हैं, 1 और 3, इससे कितने होते हैं, 1 2 और 4, 5 के 1 और 5, 6 के 1 3 और 6। अब हम इसको न समझ के इसको समझते हैं, 9 के कितने होते हैं, 1 3 और 9, और एक हम ले लेते हैं नंबर यहाँ पे 25। 25 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1 होगा, 5 होगा, और कितना होगा, 25 होगा। देखो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ। यहाँ देखो ऐसा करते हैं, या ऐसे नंबर्स ढूंढो जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक तो ये वाला नंबर आया, और कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, देखो ये वाला है, और कौन सा है, 9 है, और कौन सा है आपका, ये 25 है। तो हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, इसका केवल एक है। इससे कितने आए, 3 आए। इससे कितने आए, इसके भी 3 है, और इसके कितने, इसके भी 3 है। या हम कोई और बड़ा नंबर लें जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं, एक और नंबर्स में आते हैं। बाद बाकी सभी नंबर्स हैं उनके
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, इवन होंगे। देखिए 2 का कितना, 1 और 2, 2 हुए टोटल, इसके भी 2 हुए। इसी तरीके से अगर हम 8 के देखें 1 2 4 और 8 कितने आए, 4 आए। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसके हम पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। देखें हमने अभी ये कंक्लूजन निकाला, केवल वे नंबर्स जो परफेक्ट वे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, उनके फैक्टर्स की संख्या, उनके फैक्टर्स की संख्या हमेशा विषम होती है, विषम होगी। विषम होगी यानी उसमें टोटल अगर हम काउंट करें फैक्टर्स कितने होंगे तो ऐसे आएंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, इस तरीके से होंगे। बाकी सभी नंबर्स में, बाकी सभी संख्याओं के फैक्टर्स की संख्या इवन होती है, इवन होगी। बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें फैक्टर्स की संख्या कैसी होगी, इवन होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब आगे और समझते हैं। जैसे देखें, जैसे हमें कोई नंबर दिया n, हमें कोई नंबर दिया n इक्वल टू, और ये दे दिया 18, कितना दिया 18, और इसमें कहे कि इसके क्या करने, पहले हम देखते हैं फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके 2, सॉरी फैक्टर्स नहीं, हम देखते हैं इसके एक किस किस नंबर से कटेगा, टोटल कितने किससे कटेगा। तो एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा, और 6 से, और 18 से कटेगा। यानी ये नंबर इन नंबर से कट सकता है। तो यही इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस वो क्या पूछेगा आपसे, देखें इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो यहाँ टोटल फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी टोटल फैक्टर्स कितने हुए इसके, टोटल फैक्टर्स आए 5। इसी तरीके से पूछे इसमें कि टोटल अभाज्य फैक्टर्स कितने हैं, तो अभाज्य फैक्टर्स ओनली कितने हैं, इसमें 2 हैं। या पूछे इसमें इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो 1 2 3, इवन फैक्टर्स कितने हैं, इसमें 3 हैं। इसी तरीके से अगर हमसे पूछता है इसमें कि इसमें ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 3 का क्या हो, एक गुणज हो, तो कितने फैक्टर्स हैं ऐसे, 1 2 3। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। जब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो अभी तो हमने क्या लिया, एक छोटा नंबर लिया था 18। अब नंबर ऐसे हो सकता है 3600 के कुल फैक्टर्स की संख्या बताएं, इसमें कुल विषम फैक्टर्स कितने हैं, इसमें कुल सम फैक्टर्स कितने हैं। तो इसके लिए इस तरीके से हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा नंबर था, हमने तुरंत से ब्रेक कर लिया था। उसके लिए क्या है, मेथड है, उन्हें समझते हैं कैसे करना है। देखें यहाँ मैंने एक नंबर लिया n बराबर, इसका फॉर्मेट को समझते हैं। मैंने लिख दिया a इंटू बी, सॉरी a ऐसे लेते हैं, a b c d, इन पे पावर लगा देते हैं x y z और ये t, और यहाँ आगे भी ये पैटर्न चल सकता है। यानी जो हमें ब्रेक करके चलना है, तो वो ए बी सी ये सब नंबर्स होंगे, वो कैसे नंबर्स लेके चलने हैं, इन्हें अभाज्य नंबर में ब्रेक करना है। यानी जो बेस बनाएगा उसे किस में बनाना है, अभाज्य संख्याओं में बेस को बनाना है। उसके बाद अगर हमसे पूछता है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछे कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, कुल फैक्टर्स की संख्या। तो कुल फैक्टर्स की संख्या के लिए बस एक ही काम करना है आपको, जो इस पे बेस पे पावर बने हुए हैं उनको लें और उसमें एक एक ऐड कर देना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, z+1 और t+1। यहाँ आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे डॉट डॉट लगा दिया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें लेते हैं। जैसे n इक्वल टू हमने लिया n बराबर 360 के कुल फैक्टर्स
के कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। n बराबर 360 के कुल फैक्टर्स की संख्या क्या होगी, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड देने पे 180, फिर 2 से डिवाइड दिया 90, फिर 2 से डिवाइड दिया 45, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो आया आपका 15, और फिर 3 से डिवाइड दोगे तो आया 5, और ये 5। यानी इसका मतलब हम n को ये लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी बनी 2, और 5 की पावर कितनी बनी 1। यानी जो हमने लिखा था यहाँ पर ये फैक्टर्स की संख्या, यानी ये जो ए बी सी डी यानी जो बेस बनाना है वो कैसा बनाना है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 भी प्राइम नंबर में आया, 3 भी प्राइम नंबर है, और क्या है 5 भी प्राइम नंबर है। अब टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे टोटल फैक्टर्स, 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी नंबर से आए 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी टोटल जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे 24 आएंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखें n इक्वल टू हमने अभी लिखा था a × b × c x/z। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को। देखें, एक तो बोलेगा कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल फैक्टर्स की संख्या, एक पूछेगा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तीसरा क्वेश्चन पूछे भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या, चौथा क्वेश्चन पूछे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, और चौथा पांचवा एक और लास्ट क्वेश्चन पूछे कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं, 4 और 5 क्वेश्चन को इसी से। इसके लिए भी हमने तरीका सीखा था, क्या था, इनमें पावर में 1 जोड़ देना है और आपस में क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से अगर ये पूछता है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कुल अभाज्य गुणनखंड से लिए क्या करना है, ओनली जो पावर हैं उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, x + y + z। इसी तरीके से अगर पूछता है भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो जितने बेस बने हैं इसके, यानी 1, इसके बेस कितने बने 1 2 3, तो वही इसका क्या होगा आंसर, यानी 1 + 1। जितने में ये ब्रेक हो रहा है नंबर 1 2 3, यहाँ एक और नंबर होता तो क्या होता था 4 इसका आंसर होता, इसका यानी कि कितना होगा आंसर, यानी 3 होगा। इसी तरीके से अगर ये पूछता है कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसमें जो इवन नंबर होगा जो 2 होगा, यानी इसमें 2 की पावर नहीं लेनी है, 2 की पावर नहीं लेते, ओनली क्या लेना है, हमें ले लेना है इसमें से जो 2 के अलावा पावर होंगी उनमें ऐड करना है। इसी तरीके से अगर कुल सम की कह रहा है, इवन गुणनखंड की संख्या के लिए पूछ रहा है, तो क्या करना है, जो 2, चलो उसको समझते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये वाला, है ना। देखिए इतना समझ में आया, कुल गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो इनको आपस में जोड़ते हुए मल्टीप्लाई कर देना है। कुल अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो क्या करना है, जो पावर हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। और भिन्न अभाज्य गुणनखंड यानी कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जितने में ये ब्रेक हुआ है नंबर उतने ही उसको जोड़ के आंसर दे देना है। और कुल विषम गुणनखंडों की संख्या या कुल सम गुणनखंडों की संख्या को अभी हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखें कैसे, यहाँ जैसे मैंने एक नंबर लिया n = 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ले लेते हैं, ये नंबर हमने लिया। तो यहाँ ये नंबर लेने के बाद अब इसमें हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो देखो क्या क्या आंसर आएंगे, इसी से समझ लेना है। कुल गुणनखंडों की संख्या, 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4, और 2 में 1 जोड़ा कितना आया 3, और 1 में 2 जोड़ा कितना आया 2 आया। तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी
24। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 3, 2 और 1 इज इक्वल टू 6 होंगे। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कितने? तो देखो 1, 2, 3, 3 में टूटा है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब कह रहा है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी इसकी। तो कुल गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या को समझते हैं। इसमें देखिए कैसे होगा। इसमें क्या करना है, जो 2 की पावर है उसको नहीं हमें लेना है। तो 2 की पावर क्या है? 3, उसको छोड़ दो, बचा कितना? 3 बचा, यानी 3 की पावर को लो, 2 + 1 और 1 + 1, यानी ये कितना हुआ? 3 × 2, यानी ये कितने आ जाएंगे? 6। अब हमें निकालना है कुल सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल जो सम गुणनखंड है उसकी संख्या क्या होगी। तो इसको एक तो तरीका ये है कि हम ये करें कि जो टोटल फैक्टर्स हैं उसमें से क्या करें, जो विषम फैक्टर्स की संख्या है उसे सेपरेट कर दें, तो क्या आ जाएगा? इसमें से सम गुणनखंडों की संख्या इसमें से आ जाएगी। यह हम ये समझ सकते हैं। इसका एक और मेथड है, क्या है समझें, जो अगर ये पूछता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जो 2 की पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करना है, उसको ओनली क्या करना है? 3 ही लिखना है। बाद बाकी क्या करोगे, इनमें 1 1 जोड़ते हुए लिख देना, यानी 1 और 1, 1 + 1, तो ये कितना हुआ? 3 × 3 × 2, यानी कितना आया? 18। यानी या तो हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल में से सेपरेट कर दें, या ऐसा कर सकते हैं कि जो 2 की पावर है उसमें ऐड नहीं करना है, उसको सीधे सीधे उतारना है, बाद बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनमें इसको ऐड करके लिख देना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। और आज हम अपनी क्लास को इतनी रखते हैं। इससे जो आगे क्लास है, आगे जो फैक्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस को समझते रहें।